तो साथियों, आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वह है अधिगम। और इस टॉपिक से यूपी टेट में 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म आते ही आते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को पढ़ना है। तो चलिए बिना विलंब करते हुए हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अधिगम क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों से कुछ ना कुछ सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। वो चाहे जो है, आप किसी भी परिस्थिति में हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा सीखेंगे। परिस्थिति अच्छी है तो अच्छी और गंदी है तो गंदी। परिवर्तन आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो आप सीखेंगे यही सीखना है। इसीलिए हम कह सकते हैं परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। जैसी परिस्थिति वैसे ही व्यवहार में परिवर्तन ला लिए आप, वही परिवर्तन है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है, ठीक है। सीखना सार्वभौमिक है। एडॉप्टेशन मतलब हम किसी से ग्रहण कर लेते हैं कोई चीज। सार्वभौमिक का मतलब हर जगह आप सीख सकते हैं। जरूरी नहीं आप सिर्फ क्लास में सीखें, समाज में सीखते हैं, दोस्त से सीखते हैं, यार से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। देखा कि आपने पिता बड़ों को सम्मान कर रहे हैं तो आपने भी सीखा, आपने भी बड़ों को सम्मान देना शुरू कर दिया, तो आपके व्यवहार में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। अगर आपका मेंटल लेवल अच्छा है तभी तो आप सीख सकते हैं। मेंटल लेवल अच्छा नहीं तो आप सीख नहीं सकते। स्कूल में अधिगम में परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिगम सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड हो। अगर आपके अंदर किसी चीज़ की सीखने की प्रेरणा है तो सबसे ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट यही है। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण सबसे बेहतर है। हमारा एनसीएफ भी इसी पर जोर देता है कि हमें लर्निंग बाय डूइंग बच्चों को सिखाना चाहिए ताकि वो करके सीखें। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण होती है और अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। जब आप सक्रिय रहेंगे तो तभी आप क्या करेंगे? सीख सकते हैं। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान, एनालाइज, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं। दूसरा टॉपिक जो है अधिगम वक्र, कर्व ऑफ लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम, ग्राफ, आरेख से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। जैसे एक ग्राफ है तो ये हमने ऐसे शो किया कि ये यही क्या अधिगम वक्र है। कभी आपने ज़्यादा सीखा, कभी कम, फिर कभी कम सीखा, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी एकदम कम, कभी और ज़्यादा सीखा, यही अधिगम वक्र। तो ये अधिगम की न्यूनता या अधिकता या शून्य स्थिति को व्यक्त किया जाता है। और अधिगम के जो वक्र हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। एक होता है सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व। इसमें सीखने की गति सदैव एक समान होती है, याद रखिएगा। उन्नतोदर वक्र, इवोल्यूशन कर्व। इसमें सीखने की गति शुरू में तेज और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी होना शुरू हो जाती है। ऐसे 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 बढ़ता, अब यहाँ पहुंचने के बाद फिर ये क्या करेगा? ऐसे डाउन हो जाएगी। इसी को बोलते हैं उन्नतोदर। नतोदर अधिगम वक्र, कॉन्केव लर्निंग के। इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेज होना शुरू होती है और वह उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती है। कुछ इस प्रकार से ये धीरे 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 फिर यूं जाती है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब अगला है मिश्रित अधिगम वक्र। इसमें क्या होगा? इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज या धीमी, अंत में भी अधिगम की गति तेज या धीमी दोनों हो सकती है। अर्थात उन्नतोदर और नतोदर अधिगम का मिला जुला रूप है। जैसे पहला एग्जाम्पल ये, पहले तेज होगी फिर धीमी, या पहले धीमी होगी फिर तेज, दोनों कंडीशन इसमें फुलफिल होती हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे अधिगम का पठार। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अधिगम का पठार लर्निंग प्लेटो, इसमें सीखने की गति रुक जाती है, यानी उसमें ना तो उन्नति होती है ना अवनति। अधिगम के पठार में अधिगम की गति 0 होती है, बस ऐसे ही रहेगा प्लेन सरफेस। ठीक है, चलिए। अधिगम स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जब कोई एक सीखा हुआ कौशल या काम दूसरे सीखने के कौशल या काम को प्रभावित करता है, उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कार चलाने वाला व्यक्ति बस चलाने लग जाए, ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यही है अधिगम का स्थानांतरण। स्थानांतरण के प्रकार तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धनात्मक स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण पूर्व ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण नई बातों को सीखने में सहायता प्रदान करता है। किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता तथा अनुभव जब अन्य कार्यों को करने में सहायक होता है, तब इसे सीखने का धनात्मक स्थानांतरण माना जाता है। जैसे हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा सीखने में सहायता प्रदान करने के कारण धनात्मक स्थानांतरण कहलाएगा, क्योंकि संस्कृत में भी व्याकरण है, हिंदी में भी व्याकरण है, कुछ कुछ चीजें हमको उसमें से एज इट इज मिल जाती हैं। ठीक है। ऋणात्मक स्थानांतरण, किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब दूसरे कार्य को करने में घातक होता है, उसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे साइकिल चलाने वाला बाइक चलाए, तो जरूरी नहीं साइकिल चलाने वाला बाइक चला रहे, क्यों? क्योंकि दोनों डिफरेंस होते हैं। ठीक है। तेज चलने का अभ्यास दिल की बीमारी की स्थिति में चिकित्सक की सलाह के बावजूद धीमे चलने में बाधक होता है, अतः इसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाएगा। शून्य स्थानांतरण, सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्व अनुभव ना तो सहायक हो और ना ही बाधक हो, तो वहां पर अधिगम का शून्य स्थानांतरण पाया जाता है। जैसे आप बहुत अच्छे खाना बनाने वाले कुक हैं और आपको कह दिया जाए आप पेंटिंग करिए, अब आप पेंटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ शून्य स्थानांतरण होगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे क्षैतिज स्थानांतरण की। जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान स्थिति में किया जाए, तो उसे सीखने का क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। जैसे गणित में जोड़ एवं घटाव के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास इस तरह के विज्ञान के अन्य प्रश्नों को हल करने में भी मदद करेगा। कहते नहीं कि अगर आपको मैथ अच्छी आती है तो फिजिक्स आप हल कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स के सवाल जो होते हैं वो भी लगभग मैथ की तरह ही होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज। एक क्वेश्चन तो बनता ही है, सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। एक चर अवस्था है, वेरिएबल स्टेज है। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार, डिसग्राफिया लिखने से संबंधित विकार, डिसकैलकुलिया गणितीय समस्या से संबंधित विकार और डिसमॉर्फिया भ्रम की स्थिति, कुत्ता और बिल्ली को देख के कंफ्यूज हो जाना। डिस्फेजा बोलने से संबंधित विकार और डिस्प्रैक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। डिस्थीमिया तनाव की एक बहुत बड़ी अवस्था को डिस्थीमिया कहा जाता है। अगला इसमें आता है ADHD। ठीक है। इसमें बच्चा एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। स्वालीनता, आत्मकेंद्रितता, ऑटिज्म। क्वेश्चन कई बार आया है। दोहरा और रिपीटेटिव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार, बिहेवियर ऑटिज्म कहलाता है। यह दिव्यांगता, सामाजिक संचार, सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों का कारण बनती है। अच्छा, ये इसका है, दिव्यांगता का है, ऊपर चला गया। ठीक है। तो RPWD एक्ट 2016, RPWD एक्ट 1995 के स्थान पर RPWD एक्ट 2016 लाया गया। ये कई बार क्वेश्चन बना है। RPWD एक्ट 2016 में RPW एक्ट 1995 में मौजूद विकलांगता के 7 प्रकारों को बढ़ाकर 21 प्रकार कर दिए गए हैं, और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया गया है कि केंद्र सरकार के पास और विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति होगी। केंद्र सरकार चाहे तो विकलांगता के और प्रकार को जोड़ सकती है। इसके द्वारा सुझाई गई कुछ युक्तियां हैं, जैसे जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव होना चाहिए। स्कूल जाने वाले बच्चों को हर 5 साल में सर्वे करना चाहिए। बुक टेलम आदि उपलब्ध कराना है। गामक या गतिमान अक्षमता, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। यह अक्षमता शारीरिक अक्षमता या मसल्स का सही तरीके से नहीं चलने से संबंधित है। जैसे चलना, कूदना, हाथ में कोई वस्तु न पकड़ पाने की क्षमता को
गामक या गतिमान अक्षमता कहा जाता है। इसके आगे का टॉपिक है शिक्षण के स्तर, जो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।